एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेंस के लिए ये हम डेमो वीडियो लेकर आए हैं हिंदी में। इससे पहले जो वीडियो आया था वो इंग्लिश में था। काफ़ी बच्चों का ये था कि हमें हिंदी में भी देखना है, तो ये लीजिए। तो इसमें एक टॉपिक है इमोरल प्रॉपर्टी का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, तो वो हम लेकर आए हैं। वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है और अलग अलग स्टेट में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो इमोरल प्रॉपर्टी है, ये वर्ड देखिए एग्जॉस्टिव डिफाइन नहीं है इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 3 जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, उसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है, उसी में से एक है इमोरल प्रॉपर्टी की। तो इमोरल प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना सा लिख दिया है, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास नहीं आते हैं। सिर्फ ये 3 चीजें बता दी कि ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो फिर क्या आते हैं ये कौन बताएगा? ये बताएंगे अलग अलग अधिनियम, अन्य अधिनियम जो हैं, एक्ट हैं, उसके अंदर पता चलता है। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो कैसी है, पूर्ण नहीं है। ये आप देख सकते हैं, डेफिनेशन पूर्ण नहीं है, और ये बाकायदा आप लिखिए अपने आंसर में। ठीक है, उसके बाद होता है कि जो स्थावर संपत्ति है, ये हमें पता कहाँ से चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है? तो ये हमें सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट से और अन्य जो अधिनियम है, एक्ट है, वहां से पता चलता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट, साधारण अधिनियम की धारा 3 के सब क्लॉज 26 में बताया गया है स्थावर संपत्ति के बारे में। तो उन्होंने बताया कि भूमि से उद्भूत होने वाले कोई फायदे जो हैं, जैसे खान माइंस जो होती है, वहां से मार्बल निकलता है, कोयला निकलता है, वो चीजें, ठीक है, और वो चीजें जो भूमि से आबद्ध हैं, भूबद्ध है, ठीक है, और भूबद्ध चीजों से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, जैसे हमारी बिल्डिंग में जुड़े हुए जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, चौखटे हैं, जो परमानेंट है ना, वो सारी चीज इसी के अंतर्गत आएंगे। फर्दर हम देखते हैं, अब भूमि से आबद्ध जो है, उद्भूत चीजें हैं, उसका क्या मतलब समझ में आता है। फिर से हम चलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। उसमें दिया गया है कि भूबद्ध चीजें क्या होती है, वो स्पष्ट किया गया है। ठीक है, टीपी एक्ट में। तो भूबद्ध चीजें जो होती है वो होती है भूमि में मूलित, जैसे कि मूल, जिसकी जड़ अंदर हो, जैसे कि पेड़, झाड़ियां, पौधे, ये सब चीजें। फिर है भूमि में निविष्ट, इसका मतलब होता है जो निर्माण होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव आपने देखी होगी नीचे होती है, भूमि के अंदर जाती है। ठीक है, उसके अलावा ऐसी कोई वस्तु जो भूमि से बद्ध है, और इसलिए बद्ध है स्थायी रूप से ताकि उसका उपयोग हो सके, कैसा लाभप्रद उपयोग हो सके। ठीक है, जैसे खिड़कियां, दरवाजे, सींकचे, है ना, नल फिटिंग, ये सब चीजें। तो इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी थी, इन्होंने बता दिया कि भूबद्ध क्या है, ये बता दिया। ठीक है, जो यहाँ पे था ना भूबद्ध चीजों वाला, वो वाला पॉइंट इन्होंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब फिर भी ये चीज हमें एक जगह और देखने को मिलती है, वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी मूल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है ना। तो इन्होंने बताया रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 सब क्लॉज 6, ठीक है, ये बताता है इमोरल प्रॉपर्टी को। इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी होती है स्थावर संपत्ति? स्थावर संपत्ति के अंतर्गत भूमि, भवन, वंशानुगत भत्ते जो होते हैं, पदाधिकार, प्रकाश, नौका घाट, मत्स्य, ये सारी चीजें जो होती है, और भूमि से उद्भूत, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, भूमि से उद्भूत कोई अन्य फायदा जो है वो, और पृथ्वी से संलग्न या स्थायी रूप से कोई ऐसी वस्तु जो पृथ्वी से संलग्न है या बंधी हुई वस्तुएं हैं, वो भी। बट इन्होंने एक चीज और इंक्लूड कर दी कि क्या सम्मिलित नहीं है। ये बिल्कुल डेफिनेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में जो डेफिनेशन है, वो बिल्कुल ऊपर वाली डेफिनेशन की तरह थी, करेक्ट है ना। लेकिन बस इन्होंने थोड़ा सा ये ऐड कर दिया कि क्या सम्मिलित नहीं है। तो वही खड़ी इमारतें, लकड़ी और उगती फसलें जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन में थी, वो सम्मिलित नहीं है। अब इनकी डेफिनेशन पूरी हो गई, किसकी? रजिस्ट्रेशन एक्ट की। बाकी इन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन एक्ट ने ये वाली डेफिनेशन भी ले ली, जनरल क्लॉज की डेफिनेशन भी ले ली, और क्या सम्मिलित नहीं है, खड़ी फसलें, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास, ये भी ले लिया, और लेकर के एक पूरी डेफिनेशन बना दी। देखिए, ठीक है, ये पूरी एक डेफिनेशन बना दी इन्होंने, है ना। चलिए, वर्क नहीं कर रहा है, चलिए हम देखते हैं। इसके बाद देखो, इसमें बहुत सारी लिस्ट हैं कि कौन सी चीज इमोरल प्रॉपर्टी है या नहीं है ना। तो वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, वो हम आंसर कराएंगे तो उसमें आएगा कि क्या आईपीआर वाली चीजें जो कॉपीराइट पेटेंट है वो है कि नहीं है, शॉप जो होती है मेले में लगती है वो इमोरल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, और उससे होने वाली इनकम, इनकम पे जो है ना, बच्चे बहुत डाउटफुल होते हैं कि
जो पैसा है, इनकम है, वो मूवेबल है या इमूवेबल है। दूसरा इसमें आता है एक केस, हम देखते हैं मार्शल वर्सेस ग्रीन का जो केस है, इसमें ये बताया गया था कि जो फलदार वृक्ष होते हैं, ऐसे पेड़ जिनसे फल आते हैं, ठीक है, वो है तो क्या स्थावर संपत्ति की है, क्यों, क्योंकि वो भूमि से मूल्य, उसकी जड़ें अंदर है, लेकिन वो स्थावर संपत्ति में आ गए। अब ये है कि कोई इमारती वाले वृक्ष है, वो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आए, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, उनको लगाया ही इसलिए 10-12 साल बाद वो काटे और काट के क्या बन जाएंगे, फर्नीचर बनाए जाएंगे, है ना। तो ऐसा कोई वृक्ष है जिसमें फल भी आते हों और इमारती लकड़ी भी प्राप्त हो सकती है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, उस वृक्ष को क्या माना जाए। तो उस वृक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस व्यक्ति ने लगाया गया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा पेड़ लगाया है, उस व्यक्ति के इंटेंशन पर डिपेंड करेगा कि उसका उद्देश्य क्या था, कि इस पेड़ को 10-15 साल बाद काट लूंगा और जब तक फल मिल रहे हैं तो फल भी लेते रहूंगा, है ना। अगर उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट उस वृक्ष को काटना था, तो वो क्या हो गया, इमूवेबल नहीं रहा, क्या बन गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। और उसका उद्देश्य ये था कि मैं इसे काटूंगा नहीं, फल के लिए चलने दो, तो वो क्या हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। करेक्ट। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।